एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल वाले वीडियो लेक्चर हमने बीमा के बारे में पढ़ा था, बीमी विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आवाज़ का कोई इशू होगा नहीं, आवाज़ तो आ रही होगी। ठीक है, तो कल वाले वीडियो लेक्चर हमने बीमा के बारे में पढ़ रहे थे। तो बीमा क्या होती है और बीमा कैसे निकाली जाती है, किस भौतिक राशि का क्या बीमित संकेत होता है, इन सब सारी चीज़ों को हमने कल वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बीमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब बीमा कहाँ, मतलब कैसे उपयोग की जाती है, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ इसको लिखते हैं, तुम लोग भी साथ साथ नोट भी करते रहो। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बीमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बीमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। बीमाओं के जो उपयोग यानी बीमा के 4 प्रकार के उपयोग होते हैं। तुम लोग भी इसको नोट करो। पहला जो इसका उपयोग है, पहला इसका उपयोग ये है, किसी भी क्या है, किसी भी भौतिक नियतांक की बीमा ज्ञात करना। क्या होता है, किसी भी भौतिक नियतांक की बीमा ज्ञात करना। बीमा व मात्रक कह सकते हैं, बीमा व मात्रक ज्ञात करना। ठीक है, इसमें आप मतलब पहला नियम इसका क्या होता है, किसी भी भौतिक नियतांक की बीमा व मात्रक ज्ञात करना। अच्छा, तुम लोग पढ़े होगे, जैसे न्यूटन का भौतिक नियतांक मतलब समझ गए होगे। जैसे तुम लोग न्यूटन साहब का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े होगे। न्यूटन साहब का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, F=G m1/m2/r² होता है। अगर कोई इसमें तुमको पूछे कि जो जी है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी बीमा व मात्रक ज्ञात कीजिए। क्या, इसकी बीमा व मात्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो मतलब बीमा मात्रक हम किस उपयोग के अंतर्गत निकालेंगे, पहले उपयोग के अंतर्गत निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बीमा कितने उपयोग होते हैं, उसके बाद बारी बारी करके इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। तो पहला उपयोग आपका क्या होगा, किसी भौतिक नियतांक की बीमा ज्ञात करना। दूसरा जो इसका उपयोग मेरे भाई, इसमें हम ये ज्ञात करेंगे कि समीकरण ज्ञात करना। क्या क्या ज्ञात करेंगे, समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, जैसे इसमें आपका क्या होता है, कोई आप मतलब इस टाइप से क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा कि कोई भौतिक राशि है, वो इन राशियों पर निर्भर करती है, तो आप उसका समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या हमको निकालना पड़ेगा कि कोई भौतिक राशि है, वो आपका क्या है, इन राशियों पर निर्भर करती है, तो आप उसका समीकरण निकालिए। तो उसका समीकरण हम दूसरे उपयोग के अंतर्गत निकालेंगे। तीसरा जो उसका उपयोग होता है वो आपका क्या होता है, समीकरण की सत्यता की जांच करना। क्या होता है, समीकरण की सत्यता की जांच करना, समीकरण की सत्यता की जांच करना। जैसे आप लोग न्यूटन साहब का नियम पढ़े हो, F=m, यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये सही है कि गलत है, इसको हमको बीमी बीस से चेक करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम किस नियम के अंतर्गत देखेंगे, समीकरण सत्यता की जांच के अंतर्गत, या तीसरे नियम के अंतर्गत देखेंगे, तीसरे उपयोग के अंतर्गत देखेंगे। चौथा और अंतिम उपयोग है वो आपका ये है, किसी भौतिक राशि, क्या आपका है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। एक पद्धति से, ठीक है, किसी भौतिक राशि की मात्रा को एक पद्धति से, इधर लिख देते हैं, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, दूसरे पद्धति में बदलना। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, चौथे नियम के अंतर्गत सीखें। जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी भौतिक राशि है, वो आपका क्या है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। किसमें है, जैसे कोई भौतिक राशि आपको दे दिया गया कि आप इसमें, कोई भौतिक राशि है वो आपका क्या है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। आप इसको किस में बदलिए, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलिए। किसमें, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलिए। तो इसको हम बदलने के लिए हम क्या करेंगे, चौथे नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब चौथे उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बाद इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तुम लोग को मतलब ये 4 प्रकार के नियम होते हैं। पहला जो नियम आपका क्या होता है, किसी भौतिक नियतांक की बीमा ज्ञात करना। दूसरा जो आपका नियम होता है, समीकरण ज्ञात करना। तीसरा जो आपका होता है, समीकरण की सत्यता की जांच करना, कि अगर मान लीजिए कोई समीकरण दिया है वह सही है कि गलत है, उसको हम बीमी बीस से कैसे जांच करेंगे, उसको हम देखेंगे तीसरे नियम के अंतर्गत। ठीक है, चौथा जो आपका इसका जो उपयोग होता है वो आपका क्या होता है, किसी भौतिक राशि की मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आ जाते हैं, आपके पहले नियम पर आते हैं, किसी भौतिक नियतांक की बीमा ज्ञात करना। ठीक है, चलिए पहले पर आते हैं और उसको देखते हैं। तो यहाँ से पहले इसको रब कर देते हैं, तुम लोग साथ साथ में नोट भी करते रहो। ठीक है, चलिए यहाँ से पहले पर आते हैं। पहला जो आपका उपयोग है वो आपका क्या है,
किसी भी भौतिक नियतांक की बीमा ज्ञात करना। क्या है? किसी भी भौतिक नियतांक की बीमा ज्ञात करना। ठीक है, चलिए पहले नियम पर आते हैं, पहला उपयोग के बारे में उसको तो चलिए इसका पहला उपयोग देखते हैं। तो पहला उपयोग हमने ये बताया था कि किसी भौतिक नियतांक की बीमा ज्ञात करना। ठीक है, तो मानकर चलिए जैसे हमारे पास ये है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, यानी F बराबर क्या होता है, G m1 गुणे m2 अपान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, थोड़ा इसका मैं परिचय करवा देता हूँ। जो F होता है इसमें वो आपका क्या होता है, दोनों द्रव्यमानों पर, F क्या होता है, दोनों द्रव्यमानों पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है, ये F होता है। m1 m2 आप क्या होता है, ये आपके दो द्रव्यमान होते हैं, दो द्रव्यमान होते हैं। जैसे कहानी समझो, इसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपका ये था कि अगर दो द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान आपके क्या है, m1 और m2 है, और एक दूसरे के r दूरी पर स्थित है, तो इन पर जो लगने वाला जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे बोलते हैं, F बराबर क्या होता है, G m1 गुणे m2 अपान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो इसमें आपका m1 और m2 आपका क्या होता है, दो द्रव्यमान होते हैं, और जो r होता है वो आपका क्या होता है, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी होती है। क्या होती है, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी होती है। और इसमें जो कैपिटल G होता है वो आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे हम बोलते हैं। इसको हम सार्वत्रिक नियतांक भी बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कह सकते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक इसलिए कहेंगे क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जो इसका मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, समान होती है, वो आपकी बदलती नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने परिचय करवा दिया कि F आपका क्या है, दोनों द्रव्यमानों पर लगने वाला बल है, और m1 m2 आपका क्या है, दो द्रव्यमान होते हैं, और जो आपका r है वो आपका क्या, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। और जो आपका G होता है वो आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सार्वत्रिक नियतांक बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब सार्वत्रिक नियतांक इस तरीके से बोलेंगे क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में बात कर लो तो इसका जो वैल्यू है वो बदलता नहीं, वो आपका क्या होता है, समान ही रहता है। देखिए चलिए इसमें हमको ये निकालना है, इसमें हमको क्या निकालना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा व मात्रक निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, G को इधर लेकर आएंगे। तो जब G को हम इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी G बराबर आपका ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, m1 गुणे आपका क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं G की बीमा निकालते हैं। तो G की बीमा निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, मतलब बीमा निकाल रहे हैं तो कोष्टक, मतलब इसको क्या करेंगे, बड़े कोष्टक क्लोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना, पहले उपयोग के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी भौतिक राशि के नियतांक की बीमा व मात्रक निकालना हमको। ठीक है, तो हमने मान लिया कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, G m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है। उसमें आपका एक नियतांक है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G को हमको क्या निकालना, बीमा व मात्रक निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहला उपयोग के बारे में पढ़ रहे हैं ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो G के मतलब G का हमको क्या निकालना है, कैपिटल G आपका क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका हमको बीमा व मात्रक निकालना है। ठीक है, तो बीमा के लिए हम क्या करते हैं, जिसकी बीमा निकालें उसको हम बड़े कोष्टक को बंद कर देंगे। अब इधर भी हमको क्या करना है, जो भी लिखेंगे, जो भी मतलब F की बीमा लिखेंगे तो उसको भी हम बड़े कोष्टक में क्लोज करेंगे। तो F की बीमा क्या होती है, mlt की पावर -2 होती है। मतलब 2-3 बीमाएं, उसको तुम लोग मतलब 4-5-10 बीमाएं आप लोग उसको याद कर लेना, जो आपका काम होता है। जैसे बल हो गया, वेग हो गया, ठीक है, त्वरण हो गया, संवेग हो गया। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों की बीमाएं जो होती हैं, भौतिक राशि की जो व्युत्पन्न भौतिक राशि की जो बीमाएं होती हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को तुम लोग याद कर लें ताकि जो क्वेश्चन हो उसको लगाने में तुम लोगों के लिए आसानी हो जाए। चलिए इसके बाद आता है आर, मतलब दूरी। तो दूरी के किस में मापते हैं, एल। दूरी का जो बीमी संकेत होता है आपका क्या होता है, एल होता है। आर स्क्वायर लगा तो एल स्क्वायर कर दो। इसका क्या होता है, यानी m1 आपका क्या द्रव्यमान है। ठीक है, मतलब आप m1 का क्या किलोग्राम है, किलोग्राम का जो बीमी संकेत होता है आपका क्या होता है, कैपिटल m1 होता है, यानी m हो जाएगा। तो कैपिटल M ये हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल M ये भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब द्रव्यमान ये आपका क्या है, m1 किसके लिए होता है, द्रव्यमान के लिए आता है। तो द्रव्यमान का बीमी संकेत आपका क्या होता है, कैपिटल M, इसका भी कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बाद देखते हैं, G हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, m l की पावर 2 और l की पावर 1 यहाँ पर है, तो m l की पावर 3 हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा, बटे में आपका क्या होगा, m स्क्वायर हो जाएगा। m और m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक m बचा है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर 1 हो जाएगा।
एल की पावर -3 हो जाएगा और टी की पावर आपका क्या है -2 है। तो मतलब ये कह सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बीमा आएगी वो आपका क्या आएगी, एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर क्या आ जाएगी -2। अब हमको क्या निकालना है, जी का मात्रक निकालना है। क्या निकालना है, जी का मात्रक। तो जी का मात्रक हम कैसे निकालेंगे, ये आपका यम आपका क्या है, मतलब द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम की पावर -1 कर दो। ये आपका क्या है, दूरी है, तो दूरी को आप किस में माप सकते हैं, मीटर में, तो आपका मीटर की पावर -3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेकंड की पावर कितना हो जाएगा, -2 होगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी था, ठीक है, उसका हमने क्या किया, बीमा निकाल लिया, और उसके बाद हम इसको हमने क्या निकाला, उसका मात्रक भी निकाल लिया। ठीक है, तो पहले नियम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि के नियतांक की बीमा व उसके मात्रक ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कोई नियतांक लेते हैं और उसको हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, तुम इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद दूसरे इसी के अंतर्गत हम दूसरा कोई नियतांक लेते हैं और उसका भी हम क्या निकालते हैं, बीमा और उसका मात्रक। चलिए इसके बाद एक दूसरे भौतिक नियतांक की बीमा निकालते हैं। जैसे तुम लोग क्लास 12 में जाओगे, तो क्लास 12 में जब जाओगे तुम लोग को एक पहला चैप्टर होगा, उसमें आपका कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो कूलाम का नियम, समझो बात को तुम लोग, कूलाम का नियम में आपका ये होता है, कूलाम का जो नियम है वो आपका क्या होता है, कूलाम का नियम होता है, तुम लोग पढ़ोगे उसमें आपका ये होता है F = 1/4πε0 Q1/Q2/R² होता है, Q1/Q2/R² होता है। ठीक है, इसमें आपका जो पूछ लिया जाए कि मतलब F0 जो आपका है, F0 क्या एक प्रकार का भौतिक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। समझ लो तुम लोग। चलिए इसको समझा ही देते हैं, कूलाम का नियम होता क्या है, उसके बाद हम इसी भौतिक नियतांक की बीमा निकालेंगे। ठीक है, जैसे कूलाम का नियम जो है, कूलाम साहब का जो नियम है, उसने ये बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे के कितनी दूरी पर, आर दूरी पर स्थित है। मान लीजिए दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए Q1 है और दूसरा आपका क्या है, Q2 है। ठीक है, Q1 और क्या है, Q2, एक दूसरे कितनी दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर स्थित है। ठीक है, मतलब दो स्थिर बिंदु आवेश हों और एक दूसरे के आर दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच जो लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो आपका क्या होता है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी इनके बीच जो वैद्युत बल लगता है वो आपका क्या होता है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बीच का दूरी का अगर वर्ग करेंगे तो R² होगा। ठीक है, बीच की दूरी का वर्ग करेंगे तो आपको क्या होगा, R² होगा। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रमानुपाती, तो R² का अगर हम व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो कितना होगा, 1/R² होगा। ठीक है, तो अगर हम इस मतलब इसको अगर पहला समीकरण मान लो, इसको दूसरा समीकरण मान लो, तो समीकरण 1 व 2 से तुम लोग कह सकते हो, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, यफ अनुक्रमानुपाती Q1/Q2 क्या होगा, R²। क्या होगा, यफ अनुक्रमानुपाती Q1/Q2/R²। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ से अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाना है तो कोई ना कोई नियतांक मानेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास जो यफ बराबर के हो जाएगा, मतलब के जो होगा वो आपका क्या होगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक हो जाएगा। यानी यफ बराबर के Q1/Q2/R², जहाँ आपका के है, जहाँ आपका के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। के की जगह हम लिख सकते हैं 1/4πε0। ठीक है, के की जगह हम क्या लिखते हैं, के का मान जो प्रयोगों द्वारा होता है वो आपका क्या होता है, 1/4πε0, जिसका मान होता है 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ये होता है। ठीक है, हालांकि तुम लोगों को थोड़ा सा इसमें जान लेना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट करते हैं ε0 को, तुम लोग उसमें समझ में नहीं आता कि ε0 क्या है। और इसलिए हमने क्या किया, कूलाम का नियम की हमने व्याख्या कर दिया कि कूलाम का जो नियम होता है उसमें आपका क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेश होंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, आर दूरी पर स्थित होंगे। ठीक है, तो उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, यफ होगा, पहले क्या होगा, दोनों आवेशों की मात्राओं गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। उसके बाद क्या होगा, बीच के दूरी के वर्ग के, तो बीच की दूरी हमारे पास क्या आर है, उसका वर्ग करेंगे तो R² हो जाएगा, और उसका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो 1/R² होगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है।
इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो यह अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 गुणे Q2 अपान क्या होगा, आर स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाने के लिए कोई ना कोई उनको नियतांक मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो यह बराबर के क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होगा, जहाँ के आपका क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, और के का मान जो प्रयोगों द्वारा होता है आपका क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जिससे इसका जो मान होता है वो 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। चलिए इसको रब कर देते हैं। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल जो इसका मान आएगा इन कूलाम का नियम से, हमारे पास जो इसका फाइनल जो आपका नियम आएगा वो आपका क्या होगा, यह बराबर के की जगह हम कितना रख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणे Q2 अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब तुम लोगों इसमें से ये पूछेगा जो एप्सिलॉन 0 इसमें क्या है, थोड़ा परिचय करवा लेते हैं। एप्सिलॉन 0 क्या है, भौतिक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन 0 क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन 0, या हम इसको क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0, या इसको हम क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0 कहो या एप्सिलॉन नॉट कहो, बात एक ही है। ठीक है, इसको हम इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, एप्सिलॉन 0 की मात्रक व उसका बीमा निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन 0 आपका क्या है, एक भौतिक नियतांक है। भौतिक नियतांक कौन सा है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो चलिए अब निकालते हैं इसका, हम एप्सिलॉन 0 का क्या निकालते हैं, मात्रक व इसकी बीमा निकालते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 का जब मात्रक निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर चला आएगा। तो एप्सिलॉन 0 बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q1 गुणे Q2 अपान क्या हो जाएगा, सॉरी 1/4 पाई यहाँ होगा, Q1 गुणे Q2 अपान क्या होगा, एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ आपका क्या था, यहाँ आपका गुणे में, तो इधर आपका क्या होगा, बटे में हो जाएगा। इसमें जो आपका 1/4 पाई है ये आपका क्या है, बीमाहीन राशि है। ये आपका क्या है, बीमाहीन राशि है। ठीक है, तो इसकी बीमा होगी नहीं। तो एप्सिलॉन 0 यानी 1/4 पाई को हम हटा देंगे, और यहाँ से हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, Q1 गुणे Q2 हो जाएगा, अपान क्या होगा, एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लो, तुम लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद इसकी हम बीमा निकालते हैं। ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का भौतिक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0। और इस एप्सिलॉन 0 का जो वास्तविक जो नाम है वो आपका क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, तो अभी अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें एप्सिलॉन 0 का मात्रक, और उसके बाद एप्सिलॉन 0 को हमको क्या निकालनी पड़ेगी, बीमा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नोट कर लो तुम लोग, थोड़ा से हम इसमें दो वो जिंदगी के लिए देते और उसके बाद आगे चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, चलिए जहाँ ना समझ में आए तुम लोग वहाँ कमेंट कर देना, सर ये नहीं समझ में आया तो उसको फिर से बता दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एप्सिलॉन 0 ये हुआ। ठीक है, अब हमारे पास क्या लिखना पड़ेगा, बीमा। तो आवेश है, आवेश बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है, यानी धारा गुणे समय होता है। तो धारा को विद्युत धारा कहो या धारा को बात है कि किसमें मापते हैं, एम्पीयर में मापते हैं। टी को किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो एम्पीयर के लिए प्रतीक हमने क्या बताया था, ए बताया था, और समय के लिए सेकंड के लिए हमने क्या बताया था, टी बताया था। तो ए टी ये हो जाएगा, ए टी ये हो जाएगा। Q1 के लिए 80 है, Q2 के लिए भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, बटे में आपका F क्या है, F की बीमा क्या होती है, इसको भी लिख लेते हैं। तो F की जो बीमा होती है MLT की पावर -2 होती है। आर स्क्वायर की बीमा, दूरी का मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर के लिए जो हमने बीमित संकेत बताया था वो क्या होता है, यल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 ये हुआ। ठीक है, चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका टी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यल की पावर 1 यहाँ, तो यल की पावर 3 हो जाएगा, L2 L1 जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टी की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना होगा, चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं। तो एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर -2। ठीक है, चलिए यहाँ वहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, एप्सिलॉन 0 यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, जैसे वैसे कर देते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम की पावर -1, यल की पावर -3, टी की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0
ठीक है, जो निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, m की पावर -1 पहले लिख लेते हैं, l की पावर -3 उसके बाद लिख लेते हैं, t की पावर 2, t की पावर 2, t की पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद a की पावर 2 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन जीरो का की अगर बीमा की बात करें तो एप्सिलॉन जीरो बीमा क्या हो जाएगी, जो आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता है, एक प्रकार का भौतिक नियतांक है। तो आपका इसकी जो बीमा होगी m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2 हो जाएगा। अगर इसमें हम ये कहें कि चलिए इसका आप लोग एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालिए, तो एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होगा वो हम इस तरीके से निकाल देंगे, यानी ये आपका द्रव्यमान यानी किलोग्राम हो जाएगा। यम किसके लिए होता है, द्रव्यमान के लिए होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इसका क्या हो जाएगा, मीटर की पावर कितना हो जाएगा, मीटर की पावर आपका -3 हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर 4 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर की पावर कितना हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर, ठीक है, हाँ, एम्पियर की पावर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम की पावर 3, और उसके बाद क्या होगा, अच्छा टी है ना यहाँ पर, अच्छा ठीक है, सेकंड हो गया, हाँ ठीक है, एम्पियर की पावर कितना हो जाएगा 2। तो एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होगा आपका क्या होगा, किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -3, सेकंड की पावर 4, एम्पियर की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हमने भौतिक नियतांक की बीमा ज्ञात करना सीख लिया। तो इतने एग्जाम्पल, ये आपके 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है, ठीक है, मतलब ज़्यादा को मतलब एग्जाम्पल हम इसके बाद न्यूमेरिकल में भी करेंगे, और एक्सरसाइज भी आपका तो है ही, इसमें एग्जाम्पल भी है उसके साथ में करेंगे। तो चलिए 2 एग्जाम्पल के माध्यम से तुम लोग समझ गए होंगे कि किसी भौतिक राशि का नियतांक की बीमा कैसे ज्ञात की जाती है। इसके बाद चलते हैं दूसरा नियम, आपका दूसरा जो उपयोग आपका था उसको हम समझते हैं, यानी समीकरण ज्ञात करना था, दूसरे उपयोग के बारे में समझते हैं। चलिए पहले इसको रब कर देते हैं और उसके बाद दूसरे उपयोग के बारे में समझते हैं। चलिए इसके बाद इसके दूसरे उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा उपयोग हमने ये बताया था समीकरण ज्ञात करना, कि कोई मतलब कोई भौतिक राशि दिया है, वो आपसे इसमें यह कहेगा कि इन राशियों पर निर्भर करता है, तो उस भौतिक राशि का समीकरण क्या होगा ये हमको ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो चलिए इसके एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन एक लिख लिया है, वो क्वेश्चन आपका इस तरीके से करा कि एक कण वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान एम, वृत्त की त्रिज्या r तक कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस अभिकेंद्री बल का सूत्र बीमी से स्थापित कीजिए। अच्छा देखो, तुम लोग जानते होगे जो अभिकेंद्री बल का सूत्र होता है mv² अपान क्या होता है, r होता है। तुम लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। मतलब ये होता है, लेकिन हमको इसको किस रूप में लाना, मतलब इसको हम कैसे निकालना है, बीमी से हमको ये निकालना है, यानी F बराबर mv² अपान r हमको लाना है। मतलब अभिकेंद्री बल का मान, अभिकेंद्री बल का सूत्र हमको लाना है, और ये किस बीच से लाना, हमको बीमी से लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ सचित्र वर्णन कर लेता हूँ और उसी के माध्यम से समझ लेता हूँ, ठीक है। समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है, जिसमें आपका इसमें कह रहा है कि कण, ठीक है, एक कण क्या करा, वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा। मान लीजिए ये आपका कण है, इस वृत्तीय कक्षा में v वेग से परिक्रमण कर रहा है। किस वेग से, v वेग से परिक्रमण कर रहा है, जिसका द्रव्यमान यम है, और इस जो पथ की त्रिज्या है, मान सकते हैं पथ की त्रिज्या हमारे पास क्या है, r है, ठीक है। मान लीजिए ये जो कण है जिसका द्रव्यमान यम है, v वेग से क्या कर रहा है, इस कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, और जिसकी त्रिज्या r है, द्रव्यमान यम है, ठीक है, ये होगा। अब इसमें आपका ये कह रहा है कि इस पर लगने वाला जो अभिकेंद्री बल है वो आपका किस पर निर्भर कर रहा है, कण के द्रव्यमान, यानी जो यप है वो किस पर निर्भर कर रहा है, यम पर निर्भर कर रहा है, और उसके बाद किस पर निर्भर कर रहा है, मतलब त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या का मतलब r पर, और उसके बाद किस पर निर्भर कर रहा है, v पर निर्भर कर रहा है। तो इसमें एक बात तो पक्की है कि जो बल, यानी जो आपका अभिकेंद्री बल है, अभिकेंद्री बल के सूत्र में क्या आएंगे, यम भी आएगा, r भी आएगा, v भी आएगा। लेकिन इसमें हमको ये बात नहीं पता है कि यम कितनी बार आएगा, r कितनी बार आएगा, v कितनी बार आएगा, मतलब निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका यफ अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, m के हो जाएगा, ठीक है। और यफ अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, r के हो जाएगा। यफ अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, आपका v हो जाएगा, ठीक है। मतलब यफ के सूत्र में यम r v आएंगे, मतलब द्रव्यमान, त्रिज्या और वेग आएगा। लेकिन हमको अब ये नहीं पता है कि कौन कितनी बार आएगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि यम कितनी बार आएगा, a बार आएगा। कितनी बार, a बार आएगा।
आर कितनी बार आएगा, बी बार आएगा, वी कितनी बार आएगा, सी बार आएगा। तो इसको मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण 1 व 2 3 को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या होगा, एफ अनुक्रमानुपाती एम की पावर ए आर की पावर बी और उसके बाद क्या हो जाएगा, v की पावर क्या हो जाएगा, c। मतलब हमको क्या निकालना है, मतलब बीमी बीस का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, विकेंद्रीय बल निकालना है। ठीक है, ये आपको नोट रखना है कि हमको क्या निकालना है, विकेंद्रीय बल निकालना है। तो यह अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, m की पावर a r की पावर b v की पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, अब इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाने के लिए कोई ना कोई हमको नियतांक मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, चलिए इसको रब कर देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास के मान लेते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यम की पावर ए हो जाएगा, उसके बाद आर की पावर बी हो जाएगा, वी की पावर सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, बीमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की क्या लिखने, बीमाएं लिखने पर। ठीक है, दोनों पक्षों की अगर बीमा लिख रहे हैं तो यफ की बीमा क्या होगी, एम एल टी की पावर -2 होती है। ठीक है, और के आपका बीमा हिंद राशि तो इसको हम छोड़ देंगे, यम यानी कैपिटल यम हो जाएगा, तो यम की पावर ए हो जाएगा, और दूरी यानी यल की पावर कितनी हो जाएगी आपका, बी हो जाएगा, और वी वेग की जो बीमा होती है आपका क्या होती है, एल टी की पावर -1 की पावर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अच्छा इसको हम क्या मान लें, समीकरण नंबर 4 मतलब समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हुआ। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम इधर थोड़ा लिखते हैं। तो ये हमारे पास एम एल टी की पावर -2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एम की पावर, यहाँ यम है और कहीं यम है ही नहीं है, तो यम की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यल की पावर बी है और यहाँ यल की पावर क्या है, सी है। तो मतलब गुणा है, मतलब इसको इस तरीके लिख दो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। यल की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो यल की पावर आपका क्या है, बी है, और दूसरा आपका यल की पावर क्या है, आपका सी है। ठीक है, तो मतलब अगर हम एल की पावर बी एल की पावर सी, तो अगर हम दोनों को जोड़ कर लिख दें तो हमारे पास क्या होगा, आधार बराबर है, तो इसमें आपका क्या होता है, गुणे में घात जुड़ती है अगर आधार बराबर होता है। तो एल की पावर क्या हो जाता है, एफ एल की पावर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। बात को समझो, यहाँ क्या है, एल की पावर बी है, यहाँ एल टी की पावर -1 और सी, अगर एल टी की पावर देखो, एल टी की पावर -1 की पावर सी है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो एल की पावर सी हो जाएगा, टी की पावर -सी हो जाएगा। तो यहाँ तो आपका क्या, एल की पावर बी है, एल की पावर सी, तो जुड़ कर क्या हो जाएगा, एल की पावर बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसके बाद देखते हैं, एल की पावर बी प्लस सी हो जाएगा, इसको बाहर कर लेते हैं, क्या होगा, बी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, टी की पावर कितना हो जाएगा, -सी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या करते हैं, दोनों पक्षों की बीमाओं, दोनों पक्षों की जो घातों, बीमाओं की जो घात है, ठीक है, मतलब दोनों पक्षों की घातों की तुलना कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तुलना कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ यम है, यहाँ यम है, तो आधार बराबर तो घात भी बराबर होगी, क्योंकि हमको क्या निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है कि यम के सूत्र में यम कितनी बार आया, आर कितनी बार आया, वी कितनी बार आया, ये हमको निकालना। तो इसके लिए हमको ए बी सी का मान निकालना है। ठीक है, तो दोनों पक्षों की घातों की तुलना करेंगे, तो एम की पावर 1 एम की पावर ए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारे पास कितने हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एम की पावर कितना 1 है। ठीक है, उसके बाद एल की पावर बी प्लस सी है, यहाँ एल की पावर कितना है, 1 है, एल की पावर कितना है, 1 है। मतलब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे हमारे पास था एम एल टी की पावर -2 था, तो एम की पावर 1 है, एल की पावर कितना 1 है, तो घातों की तुलना कर रहे हैं, तो ए बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा, आधार तो बराबर है। एल की पावर 1, एल की पावर बी प्लस सी, तो यहाँ से बी प्लस सी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। टी की पावर -2, टी की पावर -सी, तो -सी बराबर कितना होगा, -2, कैंसिल कर देंगे तो सी का मान 2 हो जाएगा। इस सी का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो b + 2 बराबर 1 हो जाएगा, तो b बराबर 1 - 2 हो जाएगा, यानी b का मान कर दे तो -1 हो जाएगा। a का मान कितना आया हमारे पास, 1 आया, b का मान -2 आया, c का मान हमारे पास कितना 2 आया। यही a b c का मान क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ इसको इतना रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक लाइन और बढ़ा देंगे कि a b c का मान किस में रख देंगे, ए बी सी का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर। तो यहाँ से हम लिख देते हैं ए बी सी का मान, ए बी सी का मान किसमें, समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 में रखने पर। तो इसमें रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा,
के हो जाएगा, m की पावर a, तो a का मान हमारे पास 1 है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद r की पावर b, तो b का मान -1 तो -1 कर देंगे। उसके बाद v की पावर c है तो vc हमारे पास कितना है, vc का मान 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम इस तरीके लिख सकते हैं, f बराबर k mv², ठीक है, और r की पावर -1 है, तो इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो कितना होगा, r हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, k mv²/r, यानी ये हमारे पास क्या होता है, यही आपका क्या होता है, अभिकेंद्री बल होता है, अभिकेंद्री बल का सूत्र होता है, यही होता है ना, f बराबर k mv²/r, जहाँ k आपका क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसको लिखो भी, मतलब लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, मतलब हमको यही निकालना था कि आप बीमी से आप क्या करिए कि अभिकेंद्री बल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, बीमी से अभिकेंद्री बल के लिए सूत्र प्राप्त कर लिया, जो आपका क्या है, f बराबर k mv²/r है, ठीक है, जहाँ की आपका क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसी के मतलब इसी टाइप से हमारे पास कोई भी अगर मान लीजिए समीकरण दिया है, ठीक है, आपको ये कह रहा है, कोई भौतिक राशि दिया, आपको ये कह रहा है कि इन राशियों पर निर्भर करता है और उसके लिए आप समीकरण ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल हम इसी चीज़ का मतलब इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे तो हमारे पास वो सूत्र निकल आएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद आगे क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने दूसरे नियम तक हमने पढ़ लिया, समीकरण ज्ञात करना। इसके बाद चलते हैं, तीसरा जो आपका था वो आपका क्या था, समीकरण की सत्यता की जांच करना, तो उसको पढ़ते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद तीसरे नियम के तीसरे उपयोग की तरफ चलते हैं। तीसरा उपयोग क्या उसको देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं मतलब तीसरे उपयोग के करने से पहले इसका मतलब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब इसको दूसरा एग्जाम्पल देखते हो, इसको समझते हैं, ठीक है। तीसरा उपयोग इसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आप देखते हैं समीकरण ज्ञात करने में मतलब दूसरा उपयोग लेकर चल रहे हैं, इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल मतलब दूसरा प्रश्न करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका इस तरीके से, आप मतलब कुमार मित्तल की बुक होगी तो उसमें आपको ये दूसरा प्रश्न दिया है, ठीक है। मतलब ये जो पहला और दूसरा प्रश्न जो हमने बताया है मतलब एज ए एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है, तो उसमें आपके बुक में है, एनसीईआरटी कोई भी बुक है, ठीक है, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा आप देखते हैं, मतलब इसमें भी हमको समीकरण ज्ञात करना है, मतलब अभी जो लेकर चल रहे हैं आपका क्या है, दूसरा उपयोगी है। तो इसमें आपका दूसरा प्रश्न ये कह रहा है किसी कण पर लगने वाला बल उस कण के द्रव्यमान F, ठीक है, और उसके त्वरण A पर निर्भर करता है, तो उस बल के लिए हमको सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो बल F है, ठीक है, जो बल F है वो क्या कर रहा है, वो आपका कण के द्रव्यमान M पर निर्भर कर रहा है, और वही बल आपका किस पर निर्भर कर रहा है, उसके त्वरण A पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो इसके मतलब ये हुआ कि अगर हम बल F के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे तो उसमें M भी शामिल होगा और A भी शामिल होगा, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि M कितनी बार आएगा और A कितनी बार आएगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि मतलब निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि F अनुक्रमानुपाती किसके है, M के है, और F अनुक्रमानुपाती किसके है, A के है, ठीक है। F अनुक्रमानुपाती M है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये तो निर्भर कर रहा है, तो F अनुक्रमानुपाती M हो जाएगा और F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। लेकिन अब हमको ये ज्ञात करना है कि F के सूत्र में M कितनी बार आएगा, तो इसके लिए मान लेते हैं A बार आएगा, और A जो नहीं त्वरण जो आपका कितनी बार आएगा, B बार आएगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। तो ये हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती M की पावर A और A की पावर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक मानेंगे, मान लीजिए कि आपका क्या अनुक्रमानुपाती नियतांक है, M की पावर A और A की पावर B। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे। तो दोनों पक्षों की विमा यानी F की विमा लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, MLT की पावर -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MLT की पावर -2। चलिए ऊपर थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्या होगा, MLT की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और के आपका बीमा है राशि उसको छोड़ देंगे, ये आपका यम है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का जो भी संकेत कैपिटल एम होता है कि पावर ए लगा देंगे। त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर हमने क्या बताया था, त्वरण की बीमा हम कैसे निकालेंगे, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल।
तो हमने ये बताया था कि जो वेग की बीमा होगी वही वेग परिवर्तन की बीमा होगी, यानी एल टी की पावर -1/t हो जाएगा। एल टी की पावर -1 गुणे टी की पावर -1 हो जाएगा, तो एल टी की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वेग की बीमा होगी वो आपको कितनी हो जाएगी, यानी एल टी की पावर -2 हो जाएगी, पावर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। चलिए और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यम एल टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, m की पावर a हो जाएगा, और एल की पावर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, और टी की पावर कितना हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा। मतलब इसमें क्या करते हैं, घात जो आप उसमें अंदर गुणा कर लेते हैं, एल की पावर b हो जाएगा, टी की पावर -2 भी हो जाएगा। ठीक भाई, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें इस टाइप से कर लेते हैं थोड़ा से, यानी एल की पावर कितना हो जाएगा, एल की पावर b हो जाएगा, और टी की पावर हमारे पास कितना होगा, -2 भी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों की घातों की तुलना कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे तो आधार तो बराबर है, तो घात भी बराबर होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एल की पावर b, तो एल की पावर यहाँ 1 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टी की पावर -2 है, तो -2 भी बराबर कितना होगा, -2। ये कैंसिल कर देंगे तो b बराबर 2/2 कैंसिल होकर कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक मान कितना, 1 है, b का मान कितना है, 1 है। तो ये हमारे पास जो था, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे, ए बी और सी का मान क्या रखें, मतलब ए बी का मान किस में रख देंगे, आपका ए बी का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। समीकरण नंबर 4 में जब रखेंगे तो हमारे पास एफ बराबर क्या होगा, के एम की पावर 1, और ए की पावर भी कितना है, 1 है। तो कह सकते हैं कि एफ बराबर हमारे पास क्या होगा, के एम ए, यानी एफ बराबर एम ए कह सकते हैं, जहाँ के आपका क्या अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो यही हमको निकालना था, बल एफ के लिए सूत्र निकालना था। तो बल एफ के लिए सूत्र क्या होगा, एफ बराबर एम ए हो जाएगा, जहाँ की आपका क्या अनुक्रमानुपाती नियतांक है। एफ एम आपका क्या है, उस कण का द्रव्यमान है, और ए आपका क्या है, त्वरण है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बीमी विधि से हमने क्या किया कि इस प्रश्न का हमने सॉल्व कर लिया, कि बल एफ के लिए हमने सूत्र स्थापित कर लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका, मतलब इस पर हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका इसके बाद। चलिए एक और तीसरे प्रश्न इस पर देखते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, समीकरण ज्ञात करेंगे। तो आपको कुमार मित्तल की बुक से आपका जो तीसरा है, तीसरा प्रश्न इसमें देखते हैं। तो इसमें आपका ये दिया, जो तीसरा प्रश्न ये है, कह रहा है कि एक तने हुए तार में, तो यहाँ इसको लिखते हैं, क्या आपका है, एक तने हुए तार में। चलिए यहाँ से हमारे पास क्या होगा, प्रश्न लिखते हैं, एक तने हुए तार में आपका क्या दिया है, हाँ, एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, क्या दिया है, अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, अनुप्रस्थ तरंग की चाल v जो है वो आपका क्या है, तार में तनाव f और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। ठीक है, जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल v है वो तार में तनाव f और उसके बाद और उसके एकांक लंबाई आपका क्या, एकांक लंबाई के द्रव्यमान है, यानी m, एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। हमको ये निकालना, इसमें निर्भर करती अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक निकालना है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए, यानी बीमी बी से हमको निकालना है, विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए,
कीजिए, बीमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार प्रश्न को रीड करिए फिर से। इसमें आपका ये दिया है कि तने हुए तार में जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल v है वो किस पर निर्भर कर रहा है? तार पे तनाव, तार में जो तनाव है, यानी तार में तनाव आपका जो यफ उस पर निर्भर कर रहा है। और उसके बाद किस पर निर्भर कर रहा है? एकांक लंबाई के द्रव्यमान यानी m पर निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अनुप्रस्थ तरंग की चाल v निकालेंगे तो v के सूत्र में आपका क्या होगा? यफ शामिल होगा, m भी शामिल होगा, लेकिन कौन कितनी बार आएगा ये हमको नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब इसको इस तरीके लिख देंगे, v अनुक्रमानुपाती निर्भर कर रहा है तो मतलब अनुक्रमानुपाती होगा। और यफ मान लीजिए a बार आ रहा है, v अनुक्रमानुपाती, ठीक है, m, और m मान लीजिए हमारे पास कितनी बार? b बार आ रहा है। ठीक है, और यहाँ सब ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है और ये मान लेते हैं समीकरण नंबर आपका क्या 2 है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण किससे? 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? v अनुक्रमानुपाती f की पावर a हो जाएगा और m की पावर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या होगा? समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों की बीमाएं लिख देंगे। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों की बीमाएं। तो यहाँ से अगर हम दोनों पक्षों की पहले यहाँ से इसको हटा देते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक हटा देते हैं, पहले इसको 3 नाम मानकर चलिए यहाँ कर लेते हैं। v बराबर k आपका हो जाएगा, k आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, f की पावर a हो जाएगा, m की पावर क्या हो जाएगा? b। अब इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब दोनों पक्षों की बीमाएं लिखेंगे। तो दोनों पक्षों की बीमाएं यानी v की जो बीमा होगी आपकी कितनी होगी? lt की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, और k आपका बीमा है, उसको छोड़ देंगे। ये आपका तनाव बल है, तो हमने ये बताया था जो बल की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी? तनाव बल की बीमा होगी, वो चाहे जिस प्रकार का बल हो। ठीक है, चलिए तो यफ आपका कितना हो जाएगा? यानी mlt की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, और m की यानी कैपिटल M की पावर कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके पावर हमारे पास a है तो a लगा देंगे इसमें। तो lt की पावर -1 ये हुआ, और यहाँ हमारे पास m की पावर अलग अलग कर लेते हैं, m की पावर a हो जाएगा और l की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ से a हो जाएगा। l की पावर कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, और t की पावर हमारे पास कितना होगा? -2a हो जाएगा। और यहाँ से एक और m है, m की पावर b है। ठीक है, तो चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से lt की पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ से m की पावर a, m की पावर b, तो क्या होगा? a प्लस b हो जाएगा। क्या होगा? m की पावर a प्लस b। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? l की पावर a और t की पावर कितना हो जाएगा? -2a हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चलिए इसके बाद आते हैं आपका, इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे इसमें हम क्या है उसको देखते हैं। ठीक है भैया, चलिए थोड़ा इसमें 2 बोझ जिंदगी के लिए दे दें, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है? m की पावर a प्लस b है, और यहाँ m है ही नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। l की पावर a है, यहाँ l की पावर 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो a बराबर किसके हो जाएगा? 1 के हो जाएगा। a बराबर किसके हो जाएगा? 1 के हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ देखेंगे तो t की पावर -2a है, और यहाँ t की पावर कितना है? -1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा? यानी -2a बराबर आपका कितना हो जाएगा? -2a। ठीक है, -2a बराबर किसके हो जाएगा? -1 के हो जाएगा। यही होगा ना, माइनस आपके किसके होगा? 1 के हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लेंगे तो a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यानी a का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/2। अभी हमको क्या निकालना है? b का मान निकालना है। तो a प्लस b का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर आपका है तो a का मान 1 है, तो 1 प्लस b बराबर 0। तो यानी b का मान हमारे पास ओवरऑल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी b का मान -1 होगा, क्योंकि उसको उधर ले जाएंगे। 0 - 1 यानी कितना होगा? -1 हो जाएगा। चलिए अब a और b का मान हम क्या करते हैं? इसमें रखते हैं, यानी समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं और a और b का मान इसमें रखते हैं। तो a और b का मान अगर इसमें हम रख दें तो v बराबर कितना हो जाएगा? इसको देखते हैं। तो v बराबर हमारे पास k हो जाएगा, f की पावर a
ए का मान कितना है 1/2 है, और m की पावर b यानी b का मान हमारे पास कितना है m की पावर b का मान -1 है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा v बराबर, और अगर हम यहाँ f की पावर 1/2 है और यहाँ m की पावर 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f की पावर 1/2 की बटे यहाँ m लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बटे में m लिख सकते हैं। ठीक है, अब f की पावर 1/2 है तो इसको यहीं तक भी रख सकते हो, और या तो इसको हम इस तरीके से कर दें तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा कार्डी में f/m, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं v बराबर के कार्डी में f/m लिख सकते हैं, यानी जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल v का जो मान आएगा वो आपका क्या होगा f/m हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग चैनल पर बने रहिए और इसके आगे मैं कंटेंट लाता रहूँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, दो उपयोग के बारे में हमने पढ़ लिया है, समीकरण ज्ञात करना। तो इसके बाद आपका दो और उपयोग बचा है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, दो उपयोग हमारे पास और है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है, दो और उपयोग है, यानी जो आपका तीसरा उपयोग है, मतलब उसमें तीसरा उपयोग हमको ये पढ़ना, समीकरण की सत्यता की जांच पढ़ना है। और उसके बाद हमारे पास जो चौथा और अंतिम उपयोग है वो आपका क्या है, किसी पद्धति के मात्रक को किसी पद्धति के मात्रक, मतलब किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं, और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग उसका नोट्स भी तैयार करते रहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत